जब से नई सेल्टॉस का अनवेल हुआ है तब से इसके डिज़ाइन को लेकर और इसके साइज़ को लेकर लोगों के जो ओपिनियन है वो मिक्स्ड है। कई लोगों को दिखने में ये उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई है और स्पेशली सियरा के लॉन्च के बाद कई लोगों का मानना ये है कि ये गाड़ी इंडिया के अंदर उतना अच्छा नहीं कर पाएगी। पर सच तो ये है कि अर्ली स्पेकुलेशंस हमेशा गलत होते हैं, इसीलिए गाड़ी को तब तक जज नहीं करना चाहिए जब तक उसका ड्राइव रिव्यू ना हो चुका हो और वो गाड़ी सड़क पे ना देख ली हो आपने। और इसीलिए सेल्टॉस की मीडिया ड्राइव में कर चुका हूँ और ये गाड़ी मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से चलाई है। खराब रास्तों पर भी चलाया है मैंने इसको, हाईवे पर तेज स्पीड पर भी चलाया है और इस गाड़ी के इंटीरियर से लेकर एक्सटीरियर को हर एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करा है। और इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही इस गाड़ी को लेकर अपने ओपिनियंस बिल्ड करो। मैंने इस गाड़ी को बीच बीच में सियरा के साथ भी कंपेयर करा है क्योंकि वो गाड़ी इस टाइम बहुत ही ज़्यादा हॉट चल रही है और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों ही गाड़ियों के बीच में ढंग से डिफरेंशिएशन कर पाओ कि आपके लिए कौन सी सही है। तो चलो सबसे पहले टॉक ऑफ द टाउन की बात करते हैं, यानी कि गाड़ी के डिज़ाइन की। लॉन्च पर यह कार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, तब यह मुझे प्रीवियस सेल्टॉस के मुकाबले थोड़ी सी फीकी लग रही थी डिज़ाइन के मामले में। लेकिन मैं तब अपने ओपिनियंस डिज़ाइन को लेकर नहीं देना चाहता था क्योंकि यहाँ गाड़ी देखने में और सड़क पे गाड़ी देखने में बहुत ही ज़्यादा फर्क हो जाता है। इस गाड़ी का डिज़ाइन धीरे धीरे मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगा है और इन पर्सन जब आप इस गाड़ी को देखते हो तो इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर लगता है और इसकी जो नोज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव दिखाई देती है। इसकी नोज़ का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव दिखाई देता है, स्पेशली इन वर्टिकल इंडिकेटर्स और इन स्क्वायरिश हेडलाइट क्लस्टर की वजह से। ये हेडलाइट्स इसके डिज़ाइन में जान डाल रही हैं। ये DRLs और ये पतली LED हेडलाइट्स इस पूरे स्क्वायर क्लस्टर में अच्छे से मर्ज हो जाती हैं और एक सिंगल एलिमेंट की फील देती हैं और ऐसा लगता है कि इसके अंदर एक सिंगल स्क्वायर हेडलाइट दी गई है जो इसको सामने से थोड़ी सी रेट्रो वाइब भी देती है अगर आप बिल्कुल सामने से देखते हो तो। और ये वाइब आपको निचले मॉडल्स में थोड़ी सी और ज़्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि नीचे के मॉडल्स में ऐसी लाइट्स देखने को मिलती हैं जो कि LED बेस्ड हैं। इस गाड़ी की शोल्डर लाइंस काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हैं और इसको मस्कुलिन लुक देती हैं और रेयर से ये गाड़ी टिपिकल किया डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ आती है। लॉन्च पर पहली बार इस गाड़ी को देखने के बाद कई लोग ये मान रहे थे कि जो इसका डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा पोलराइजिंग है और कहीं ना कहीं सिरोस की तरह ही लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा नहीं है। पर अब जब मैं इस गाड़ी को सड़क पर देख रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्चुअली में ये गाड़ी ठीक ठाक अच्छी दिखाई देती है। किसी भी तरीके से पोलराइजिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, सिरोस की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। सिरोस तो मुझे भी नहीं पसंद आती है, अच्छी दिखाई देती है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सियरा की तरह ऑलमोस्ट हर एक किसी को पसंद आ जाएगी, वो तो नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये गाड़ी पसंद आने वाली है। डिज़ाइन अच्छा है इसका, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लग रही है। लेकिन हाँ, किया ने ये जो ग्रीन कैलिपर्स दिए हैं ना इस गाड़ी में, ये लिटरली आफ्टर मार्केट काम दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि करोल बाग में पेंट करवाया हो इसको। ये अच्छे नहीं लग रहे हैं मेरे हिसाब से। इस गाड़ी का जो लुक एंड फील है ना, इसके हिसाब से सिल्वर कैलिपर्स ही अच्छे लगते हैं या फिर ब्लैक करवाए थे तो वो अच्छे लगते। अब डिज़ाइन एक सब्जेक्टिव चीज़ होती है, हो सकता है कि आपके ओपिनियंस मुझसे काफ़ी ज़्यादा अलग हों इस गाड़ी को लेकर, लेकिन इंटीरियर स्पेस और प्रैक्टिकलिटी सब्जेक्टिव नहीं होती, ये आपको फील करके समझ में आ जाती है और ऑलमोस्ट सभी के लिए एक जैसी होती है। ये कार इस वक्त सेगमेंट की सबसे लंबी कार है और करंट सेल्टॉस के मुकाबले भी थोड़ी लंबी हुई है। इसकी चौड़ाई भी बढ़ाई गई है और इसका जो व्हील बेस है वो भी बढ़ाया गया है, बस जो इसकी हाइट है वो थोड़ी सी कम कर दी गई है 10 mm। और अगर आप इन सारी डायमेंशंस को देखोगे ना तो बाकी गाड़ियों के मुकाबले आपको थोड़ी सी इंप्रेसिव दिखाई देंगी, एक्सेप्ट सियरा। अगर हम लेंथ को छोड़ दें तो ऑलमोस्ट हर एक डिपार्टमेंट में सियरा इससे आगे दिखाई देती है, लेकिन फिर भी सियरा में और सेल्टॉस में फर्क उतना नहीं है एक्सेप्ट हाइट। और जो सेल्टॉस की डायमेंशंस है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, लेकिन फिर भी ये जो इंप्रेसिव नंबर है डायमेंशंस के, ये आपको गाड़ी के इंटीरियर्स के अंदर उतने ज्यादा ट्रांसलेट होते हुए नहीं दिखाई देते हैं। मेरी हाइट 5'11" है और जो आगे वाली सीट है वो भी मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है क्योंकि मैं चला रहा था गाड़ी काफ़ी देर से। और आप यहाँ पर सबसे पहली चीज़ नोटिस करोगे कि जो मेरा लेग रूम है, जो मुझे लेग रूम मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पैर टकरा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम स्पेस बच रहा है आगे, देख रहे हो आप। यानी कि अगर इसके अंदर कुछ सामान वगैरह रखा हो ना तो ये मेरे पैर पे लगता रहेगा। तो नी रूम भी बहुत ज़्यादा नहीं है और लेग रूम भी बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी अगर मैं अंडर थाई सपोर्ट की बात करूँ, अंडर थाई सपोर्ट मेरे को ठीक लग रहा है। सीट की लेंथ भी ठीक ठाक है, ऐसी कम नहीं है, सही है लेंथ, बहुत ही कम स्पेस बचता है आगे। जो सीट की कुशनिंग है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। एक्चुअली ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, अपने सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट हो सकती है कुशनिंग के मामले में सीट्स। तो ऐसे लंबा ट्रैवल करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यस, बट जो थोड़े से छोटे लोग होंगे उनके लिए सीट और भी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगी। इस गाड़ी की पिछली सीट पर बैठकर आपको ऐसा लगेगा कि ये गाड़ी थोड़ी सी छोटी है क्योंकि एक तो गाड़ी की हाइट कम है और अभी थोड़े दिन पहले ही मैं सियरा के अंदर बैठा हूँ जिसकी हाइट कुछ ज़्यादा ही है, जिसकी वजह से इस गाड़ी का जो विजुअल वॉल्यूम है ना वो थोड़ा सा कम दिखाई देता है। वैसे इसके पीछे ये डार्क इंटीरियर्स भी एक रीज़न हो सकते हैं। ऑल्सो इसके पीछे ये भी रीजन हो सकता है कि ये गाड़ी नीचे से तो ठीक ठाक वाइड है लेकिन ऊपर आकर थोड़ी कम चौड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये गाड़ी अंदर से थोड़ी छोटी दिखाई देती है। लेकिन गाड़ी वैसे छोटी नहीं है, बस ये विजुअल अपील की बात कर रहा हूँ मैं।
देखो, रेयर सीटिंग स्पेस को लेकर मैं यही बोलना चाहूंगा कि मैं कोई खासा इंप्रेस नहीं हुआ हूँ। स्पेशली जिस तरीके की डायमेंशंस किया वालों ने बताई थी उस हिसाब से मेरे को बहुत ज्यादा बड़ी नहीं दिखाई दे रही है ये गाड़ी। लेकिन इस गाड़ी की रेयर सीट्स का जो कंफर्ट है ना, वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। काफी ज्यादा कंफर्टेबल सीट्स हैं और इससे भी ज्यादा कंफर्टेबल सीट्स हैं इसकी आगे वाली सीट्स। देखो, आगे वाली सीट्स मुझे बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं लग रही हैं जैसे कि सियारा के अंदर लगी हैं, लेकिन फिर भी जो कुशनिंग है, जो कंफर्ट लेवल है, अंडर थाई सपोर्ट वगैरह है, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। और इस सीट में सबसे ज्यादा पसंद आया है इसका हेडरेस्ट। ये काफी ज्यादा कुशनी है और आपके सर को अच्छा खासा सपोर्ट देता है। और हाँ, ये जो सीट है ये 10 वे एडजस्टेड है। अब अगर मैं इस गाड़ी के कॉकपिट डिजाइन की बात करूं तो मेरे हिसाब से ये दी बेस्ट कॉकपिट डिजाइन है इस सेगमेंट में। वन ऑफ द बेस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से दी बेस्ट है और उसके पीछे कुछ सॉलिड रीजंस हैं। देखो, ये कॉकपिट डिजाइन दिखने में तो अच्छा है ही, साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी काफी ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक्स का बिल्कुल भी यूज होता हुआ दिखाई नहीं देता है। और जो प्लास्टिक्स हैं, फिर वो चाहे हार्ड प्लास्टिक्स हो या फिर सॉफ्ट प्लास्टिक्स हो, सभी की सभी बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी की है। और किसी भी जगह मुझे रफ एजेस या फिर अनफिनिश सर्फेसिस देखने को नहीं मिलते हैं जैसे कि टाटा वगैरह की या फिर महिंद्रा वगैरह की गाड़ियों में थोड़े बहुत आपको दिख जाते हैं। लेकिन जिस चीज से मैं सबसे ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ इस गाड़ी के अंदर वो है टेक्टाइल बटन्स। इस गाड़ी के अंदर जो टेक्टाइल बटन्स का यूज किया गया है ना हर जगह, वो इसे बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल बनाता है। अगर आप इसके स्टीयरिंग व्हील को देखोगे ना तो आपको हर जगह टेक्टाइल बटन्स देखने को मिलेंगे, ना कि वो फैंसी टच बटन्स या फिर जुड़े हुए बटन्स जो कि इंडियन ब्रांड्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं। नीचे जो मोड सिलेक्टर का बटन दे रखा है ना इस गाड़ी के अंदर, ये भी बहुत ज्यादा काम का है। एकदम से आप अपनी गाड़ी के मोड को चेंज कर सकते हो, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स के बीच में। और ये जो ऑटो गियर सिलेक्टर है ना, ये भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो यार, ऐसे ही ऑटो गियर सिलेक्टर्स आया करते थे पहले, जिनको पकड़ना आसान हो, बड़े हो, हमारे हाथ के साइज के हो। लेकिन अब पता नहीं क्या यार, वो छोटे छोटे माउस से देने लगे हैं। उनमें ना बड़ी दिक्कत होती है। उनमें कई बार ऐसा हो जाता है कि गियर चेंज ही नहीं होता है। कई इंडियन ब्रांड्स भी दे रहे हैं, बाहर के ब्रांड्स भी दे रहे हैं, लेकिन किया ने जो ये बड़ा सा गियर नॉब दिया है ये बहुत ही ज्यादा सही है। एक बार में स्लॉट इन हो जाता है जिस भी गियर में आपको डालना है और रेंज ऑफ मोशन भी इसका अच्छा है। लेकिन मेरे हिसाब से इस कॉकपिट का जो हाईलाइट है ना वो इसका डैशबोर्ड है, क्योंकि किया ने इस गाड़ी के डैशबोर्ड पर कई तरीके के शॉर्टकट्स बटन दिए हैं। बड़े बड़े बटन्स दे रखे हैं डैशबोर्ड के ऊपर, जिनकी वजह से ड्राइविंग करते वक्त इंफोटेनमेंट स्क्रीन को यूज करना एकदम एफर्टलेस हो जाता है। आज की डेट में जब ब्रांड डैशबोर्ड पर से बटन्स को गायब करते जा रहे हैं, टाटा और महिंद्रा टच कैपेसिटिव बटन देने में लगे पड़े हैं, वहीं किया ने चूज करा है बड़े प्रॉपर बटन्स देना। किया सेल्टोस में पहले ही बटन आते थे, लेकिन ये जो बटन्स हैं, जिस तरीके से कोलैबोरेटेड है स्क्रीन के साथ, जिस तरीके से फंक्शन काम करते हैं, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बना देते हैं आपकी ड्राइव को। आप बस मैप्स का बटन दबाओ और यहाँ पर बोल दो जहाँ पर आपको जाना है और आपकी गाड़ी वहाँ पर लेकर चल जाएगी। आपको मीडिया आप यहीं से एक्सेस कर सकते हो और होम पर भी एकदम से ही आ सकते हो। आपको कुछ भी सेटिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन में टॉगल करने की जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर हम एसी कंट्रोल की बात करें तो इससे अच्छे एसी कंट्रोल मुझे नहीं लगता किसी भी गाड़ी में आज तक दिए गए हैं। मैं लिटरली कह सकता हूँ कि इनको यूज करने के लिए आपको बिल्कुल भी रोड पर से नजर हटाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि देखो, ये गाड़ी तो मेरे लिए नहीं है ना, अभी मैंने 100 किलोमीटर भी ढंग से नहीं चलाई है। मैं सामने देख रहा हूँ, मेरे को अगर टेम्परेचर कम ज्यादा करना है तो मैं यहीं से कर सकता हूँ, हवा तेज कम करनी है यहीं से कर सकता हूँ, इसके मोड बदलने तो मैं यहीं से कर सकता हूँ। मैंने नीचे नहीं देखा, आप देख सकते हो, वो जरूरत ही नहीं पड़ रही नीचे देखने की। और ये गाड़ी मेरे लिए नहीं है। बहुत ज़्यादा सही है ये चीज़। मेरे को लगता है हर ब्रांड को इस चीज़ के बारे में ध्यान देना चाहिए। किया ने दिया और मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा हूँ इस चीज़ को। किया ने डैशबोर्ड का डिजाइन काफी ज़्यादा सॉलिड रखा है, लेकिन कुछ कमियां मेरे हिसाब से हैं अभी भी इसमें। जैसे कि ये जो थर्ड स्क्रीन है छोटी वाली, अगर आप इसको ड्राइवर्स पीओवी से देखते हो ना तो आपको टेम्परेचर ही नहीं दिखाई देता है। मेरे हिसाब से स्क्रीन की कोई खासी जरूरत थी नहीं। अगर दे भी रहे थे तो इसके अंदर डीफॉगर और ऑटो एसी के बटन्स नहीं देने चाहिए थे, वो नीचे ही दे देते जैसे कि इन्होंने दे रखे हैं। और जो ये एसी की डिस्प्ले है इसको भी थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मूव करना चाहिए था, क्योंकि अभी ये ठीक से दिख नहीं रही है। बाकी ज़्यादा कंप्लेंट नहीं कर सकता हूँ इसके कॉकपिट के बारे में, इन स्क्रीन्स के बारे में या फिर इन बटन्स के बारे में, क्योंकि यही मैं चाहता हूँ हर गाड़ी में ऐसा होना चाहिए कि इनको यूज करना एफर्टलेस होना चाहिए। लेकिन फॉर सम रीजन हर कोई इसको मुश्किल बनाता जा रहा है। इवन क्रेटा के अंदर भी पहले जो बटन्स आते थे अब वहां पर टच पैनल दे दिया गया है। बाकी अगर मैं इस गाड़ी के कैमरा की बात करूँ, स्क्रीन की क्वालिटी की बात करूँ या फिर जो फीचर्स दिए हैं उनके काम करने की बात करूँ तो मुझे कहीं पर भी शिकायत नहीं मिली है। किया और हुंडई की गाड़ियों में वैसे भी नहीं मिलती, तो उनके ऊपर बात करके इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, इसीलिए सीधा गाड़ी चलाकर देखते हैं। नई सेल्टोस में भी वही इंजन मिलते हैं आपको जो पहले मिला करते थे, यानी कि 3 इंजन, नॉर्मल पेट्रोल जीडीआई इंजन और डीजल इंजन। किसी भी तरीके की ट्यूनिंग में चेंजेस नहीं है इन इंजन के, बिल्कुल सेम पावर बनाते हैं, बिल्कुल सेम आरपीएम पे पहले की तरह। जो पर्टिकुलर कार मैं चला रहा हूँ इसके अंदर 1.5 लीटर जीडीआई इंजन मिलता है जो कि 158 बीएचपी की पावर और 253 Nm का टॉर्क बनाता है, और ये 7 स्पीड डीसीटी गियर बॉक्स के साथ मेटेड है। इस इंजन और इस गियर बॉक्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो और ज्यादातर लोग इसको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। मुझे पर्सनली इंजन काफी ज्यादा पसंद आया है, लेकिन अगर मुझे आपको समझाना हो तो मुझे कंपेरिजन करना चाहिए, और मैं यहाँ पर सियारा के साथ ही कंपेयर करूंगा क्योंकि रिसेंटली ही चलाई थी वो गाड़ी, तो मैं ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा यहाँ पर। किया की सेल्टोस आपको सियारा के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल फील होने वाली है। चाहे आप किसी भी गियर में हो, किसी भी रेव रेंज में गाड़ी को चला रहे हो, आपको ये थोड़ी सी ज्यादा पंची और थोड़ी सी ज्यादा ऐसे निम्बल सी फील होगी। ऐसा लगेगा कि अगर आप एक सर्टेन आरपीएम पे जाने की कोशिश कर रहे हो, गाड़ी को तेज भगाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये गाड़ी ऐसा जल्दी कर पाती है।
इसका आरपीएम मीटर थोड़ा ज़्यादा जल्दी घूमता है, ये आपको थोड़ी सी ज़्यादा क्विक फील होती है उसके मुकाबले। अब इंजन परफॉर्मेंस में तो ये सिएरा से थोड़ी बेटर फील होती है, लेकिन गियर बॉक्स के मामले में सिएरा से ये काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो डीसीटी मिलता है वो सिएरा के टॉर्क कन्वर्टर से काफ़ी ज़्यादा क्विक फील होता है। मतलब आपको बस पैडल शिफ्टर पे उंगली लगानी है और यहाँ पे गियर चेंज हो जाता है, देखो। और ये सिर्फ नंबर चेंज नहीं हो रहे एकदम से, गियर भी एकदम से बदल रहे हैं। देखो आवाज़ आ रही होगी आपको, देखो, देख रहे हो? बहुत जल्दी गियर चेंज होते हैं और बड़ा मज़ा आता है इस गाड़ी को चलाने में। इसी वजह से हमेशा राइट गियर में होती है गाड़ी। और सबसे ज़्यादा मज़ा तो इसमें तब आता है जब आप इसको स्पोर्ट मोड पे चलाते हो, बहुत ही ज़्यादा फास्ट फील होती है तब ये। मैनुअल मोड पर ये गियर बॉक्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ फील होता है और ऑटो मोड पर भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, लेकिन अगर आप एकदम से हार्ड प्रेस करते हो ना एक्सीलरेटर पेडल को, तब ये गियर बॉक्स डाउन शिफ्ट करने में थोड़ा सा टाइम लेता है। और ये 50 लाख के अंदर आने वाली गाड़ियों में या फिर जो परफॉर्मेंस कार्स नहीं होती हैं उनके अंदर देखा ही है मैंने। लेकिन ये जो डाउन शिफ्टिंग वाली चीज़ मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ हार्ड प्रेस करने पर ही फील करा है मैंने। वैसे ठीक है सब कुछ। अच्छा, अगर गाड़ी के एनवेच लेवल की बात करूँ तो खड़ी गाड़ी में तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसका इंजन चालू है, क्योंकि किसी भी तरीके की वाइब्रेशंस वगैरह नहीं आती है अंदर। लेकिन जैसे ही चलना चालू करते हैं तो इसके इंजन में से थोड़ी सी ग्रंटी साउंड आती है जो कि सुनने में अच्छी लगती है, और जैसे ही गाड़ी तेज चलने लगती है आपको स्पोर्टी आवाज़ आने लगती है। तो इसके जो इंजन की आवाज़ हल्के हल्के अंदर आती है वो अच्छी लगती है। इस गाड़ी को तेज स्पीड पे चलाकर मैंने ये नोटिस कराया है कि K3 प्लेटफॉर्म पर बनी ये गाड़ी थोड़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है पहले से, लेकिन विंड नॉइस फिर भी क्रीप इन होती है। 100 की स्पीड पर आपको थोड़ी थोड़ी विंड नॉइस आती है और 120 पर थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बॉदर ये नहीं करेगी आपको, उतनी ज़्यादा भी नहीं आती है। पेट्रोल के बाद अगर मैं डीजल की बात करूँ तो आपको यहाँ पर अगेन सेम इंजन मिलता है जो पहले मिलता था। पावर और टॉर्क भी सेम है, 114 bhp पावर बनाता है, 250 Nm का टॉर्क बनाता है। ये डीजल इंजन 6 स्पीड के टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स के साथ मिलता है आपको, और ठीक ठाक क्विक फील होता है, एक टिपिकल डीजल इंजन की तरह ही बिहेव करता है, यानी कि टॉर्क ही है लो एंड पे और टॉप एंड पे कुछ खास पावर आपको देखने को नहीं मिलती है। ये डीजल इंजन आपको पावरफुल तो लगेगा, लेकिन एज सच कोई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन नहीं है, और यही चीज़ मैंने सिएरा के साथ भी देखी थी। दोनों के ही डीजल इंजन ठीक ठाक पावरफुल फील होते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा तेज डीजल इंजन है इस सेगमेंट में, और छोटी गाड़ियों के अंदर वो ज़्यादा पावरफुल फील होते हैं। इसका जो टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स है वो मुझे ठीक ठाक लग रहा है, हमेशा गाड़ी को सही गियर पे ही रखता है, लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा स्पोर्टी नेचर का गियर बॉक्स नहीं है। एनवीएच लेवल के मामले में भी ये गाड़ी मुझे ठीक ठाक लग रही है, डीजल इंजन की आवाज़ बहुत ज़्यादा अंदर नहीं आती है। अगर एनवीएच लेवल की बात करूँ तो डीजल के हिसाब से बहुत आपको हल्की हल्की ही आवाज़ आती है डीजल इंजन की, बहुत ज़्यादा नहीं आती है। लेकिन अगर हम इसको खड़ा करते हैं, खड़ा करके देखता हूँ कैसी आवाज़ आ रही है, तो यहाँ रोकते हैं गाड़ी को, ठीक है, और एसी को कर देते हैं बंद, फैन को। हल्की सी वाइब्रेशन आपको स्टीयरिंग व्हील पे फील होती है इस डीजल वाले इंजन के साथ, ठीक है। अगर रेव करता हूँ, यस, वाइब्रेशन आपको पता लगती है, स्टीयरिंग व्हील पे वाइब्रेशन है, मतलब थ्रू आउट दिस एरिया आपको हल्की हल्की वाइब्रेशन फील होती है, डीजल में जो होती ही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कंटेन्ड है, बहुत ज़्यादा नहीं फील होती है। एनवीएच लेवल की अगर बात करूँ तो इस डीजल इंजन की आवाज़ कैबिन के अंदर काफ़ी कम आती है, बहुत ज़्यादा नहीं आती है। अच्छा, इंजन और ट्रांसमिशन के बारे में तो पहले भी आपको पता ही था, पुरानी गाड़ियों में भी आते थे, लेकिन किया ने ये बोला है कि K3 प्लेटफॉर्म के साथ इस गाड़ी की राइड क्वालिटी को भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर किया गया है। पहले क्या था कि सेल्टोस के सस्पेंशन थोड़े से स्टिफ हुआ करते थे, जिसकी वजह से राइड क्वालिटी जो थी वो उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी, कई लोग इसके बारे में शिकायत करते थे। ऑल्सो सस्पेंशन है वो वजन की वजह से बॉटम आउट भी हो जाया करते थे, यानी कि पूरे के पूरे लग जाते थे आपस में। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि इन चीज़ों पर उन्होंने काम करा है और फ़र्क साफ देखने को मिलता है। खराब रास्तों पर अगर मैं इसकी राइड क्वालिटी की बात करूँ तो यह पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुकी है। किया ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करा है, कोशिश ये करी गई है कि ये गाड़ी भी आपको वैसी ही फील दे जैसे कि कोई भी अदर फैमिली एसयूवी देती हो आपको। पहले क्या था कि सेल्टोस के जो सस्पेंशन थे वो थोड़े से स्टिफ हुआ करते थे, लेकिन अब इसके ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया गया है और आपको ना इस तरीके के ख़राब रास्तों पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होने वाला है। आपको गाड़ी बहुत ज़्यादा धीमी नहीं करनी पड़ेगी ऐसे रास्तों पर ले आने के लिए, यानी कि सस्पेंशन को अब थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया गया है। और हम इस गाड़ी को ऐसे रास्तों पर भी लेके गए थे जहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे थे, व्हील एकदम से गड्ढों में जा रहा था, और इन सिचुएशन के अंदर पहली वाली सेल्टोस के अंदर ये देखने को मिलता था कि उसके सस्पेंशन में से तेज़ आवाज़ आती थी खट करके जब बड़े गड्ढे के अंदर टायर जाता था, लेकिन इसके अंदर से अभी तक मुझे ऐसा कोई खासी आवाज़ आई नहीं है। तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा काम किया गया है इसके सस्पेंशन को लेकर और इनको काफ़ी हद तक सॉफ्ट कर दिया गया है। लेकिन क्या ये कंफर्टेबल ड्राइविंग के लिए ट्यून सस्पेंशन आपको वैसे डायनामिक्स दे पाएंगे जैसे कि पहली सेल्टोस में मिलते थे, वो भी देख लेते हैं।
अगर हाई स्पीड पर हैंडलिंग की बात करूँ तो मुझे ये फील हो रहा है कि पहले के मुकाबले बॉडी मोशन थोड़ा सा बड़ा है, स्पेशली इन रास्तों पर। ये सड़क कर्वी है काफ़ी ज़्यादा और थोड़ी सी अंडुलेशंस भी हैं इस सड़क पर। आई कैन फील कि हाईवे स्पीड्स पर यहाँ पर थोड़ा सा आपको गाड़ी को धीमा करना पड़ेगा, वरना उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको, क्योंकि जो सस्पेंशन है वो थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं और जो मोशन है गाड़ी के अंदर वो थोड़ा सा ज़्यादा फील होता है। पर ये आपको डराएगा नहीं, थोड़ा ही बड़ा है। लेकिन अगर मैं इन हाईवेज पर डायनामिक्स की बात करूँ जो कि स्मूथ है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड पर भी होगी तब भी आप इस गाड़ी को मोड़ पाओगे और यहाँ पर आपको गाड़ी डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फील होगी और स्टेबल से भी ज़्यादा आपको निम्बल फील होगी। मतलब ऐसा लगेगा कि आप इस गाड़ी को कभी भी लेफ्ट राइट मोड़ सकते हो और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये निम्बलनेस अचीव कर पाने के पीछे इस गाड़ी की जो कम हाइट है ना, उसका एक बड़ा रोल हो सकता है। देखो, ये सस्पेंशन आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं खराब रास्तों पर, लेकिन मुझे अभी भी ये लगता है कि नेक्सॉन जैसी गाड़ियाँ थोड़ा और ज़्यादा आपको कंफर्टेबल फील करवाएंगी इस तरीके के रास्तों पर। ऑल्सो अभी हम सिर्फ 2 ही लोग थे इस गाड़ी के अंदर, तो हमारे को ठक करके आवाज़ नहीं आई है, यानी कि गाड़ी का जो सस्पेंशन है बॉटम आउट नहीं हुआ है। लेकिन ये देखने वाली बात रहेगी कि जब 4 से 5 लोग इस गाड़ी के अंदर होंगे तब होगा या फिर नहीं। आखिर में इस गाड़ी की माइलेज की बात भी कर लेते हैं। मैंने इस गाड़ी का टैंक टू टैंक भी करा था, ज़्यादा नहीं चलाई थी, दोबारा टैंक भरवाने से पहले 35 किलोमीटर ही चलाई थी। लेकिन इन दोनों सिचुएशंस के अंदर मैंने गाड़ी थोड़ी सी तेज़ चलाई थी, थोड़ी सी अग्रेसिव चलाई थी और जो मुझे माइलेज मिली वो थी 9.3 किलोमीटर पर लीटर की। लेकिन जब एक नॉर्मल इंसान चलाएगा जिसको टेस्ट नहीं करना है मेरी तरह गाड़ी को, तो उसको ये माइलेज 11 किलोमीटर पर लीटर की मिल जाएगी। और अगर सिर्फ सिटी की माइलेज की बात करूँ तो मेरे हिसाब से 10 के आसपास मिल जानी चाहिए और हाईवे पर 16 की मिल जाएगी। मतलब एक नॉर्मल तरीके से ऐसे आप गाड़ी चलाते हो ना, 120 की स्पीड लिमिट है तो 120 पे चला रहे हो, उस तरीके से बोल रहा हूँ। थोड़े बहुत ऊपर भी चले जाते हैं कुछ लोग, तो उस हिसाब से बोल रहा हूँ। हाइपर माइलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें तो कितना भी निकाल लो आप फिर। और अगर डीजल गाड़ी की माइलेज की बात करूँ तो उसे टेस्ट करा था संस्कारी सुमित भाई ने, हमारे जो सुमित भाई हैं, और उसकी जो माइलेज निकल के आई है वो 18 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की निकल के आई है। तो इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं और इस गाड़ी के स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स को देख लेते हैं। इस गाड़ी के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो है इसका तेज इंजन और तेज गियर बॉक्स, कमाल का कॉकपिट डिजाइन जो कि क्वालिटी के मामले में भी बहुत ज्यादा अच्छा है और प्रैक्टिकलिटी के मामले में भी अच्छा है। इंटीरियर की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, एनवीएच लेवल्स अच्छे हैं और राइड क्वालिटी पहले से काफी बेटर हो गई है। इसमें अगर कमियों की बात करूं तो जो पिछली सीट पर इसमें स्पेस मिलता है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, स्पेशली जब सियारा में इतना ज़्यादा मिलने लगा है उसके बाद तो थोड़ा और कम लग रहा है मुझे। ऑल्सो ये गाड़ी ना तो अंदर से विजुअली बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है और लंबी होने के बावजूद भी बाहर से भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लगती है। तो जिन लोगों को भौकाल वाली गाड़ी चाहिए ना, जो बड़ी बड़ी दिखाई दे, उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आएगी। लेकिन क्वालिटी के हिसाब से, प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से और ड्राइविंग डायनामिक्स के हिसाब से गाड़ी बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड है। काफ़ी मज़ा आएगा आपको इसको चलाने में। यानी इस गाड़ी के साथ एक चीज़ अच्छी ये भी करी है कि इसके बेस वेरिएंट के अंदर ही 10 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन और 6 स्पीकर दे दिए हैं, जो कि सिएरा के बेस वेरिएंट में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। एटलीस्ट उनके ब्रोशर में देखने को नहीं मिला मुझे ऐसा कुछ। ऑल्सो किया का ये भी कहना है कि उन्होंने इस गाड़ी के K3 प्लेटफॉर्म को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, तो हो सकता है इस गाड़ी को 5 स्टार्स भी मिल जाएं। लेकिन अभी तक उन्होंने इस गाड़ी को टेस्ट नहीं करवाया है, तो मैं अभी इसके बारे में इसलिए ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये नियर परफेक्ट कार बन जाएगी और मैं इस गाड़ी को हाईली रिकमेंड कर पाऊंगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें सॉर्टेड लग रही हैं मुझे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में अपने विचार भी छोड़ के चाहिए। थैंक यू।